हाय गाइस, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको 30 प्रश्न बताया जाएगा और 30 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है उसे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आपको 3000 प्रश्नों का अगर कंप्लीट करना है तो हमारे बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग 70 प्रश्न तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 71 प्रश्न नंबर 71 को देखेंगे। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही जवाब होगा। निम्नलिखित में रीतकालीन कवियों में से किसने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। आपको बताना है किसने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया था। बिहारी ने किया था, केशवदास ने किया, मतीराम ने किया या सेनापति ने किया। तो रीतकालीन कवियों में लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि कौन हैं? तो कवि केशवदास जी हैं। अगर आपसे पूछा जाए रीतकालीन कवियों में लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि कौन हैं, तो केशवदास जी। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 72, रामचरितमानस के अंतिम कांड का नाम है। आपको बताना है कि रामचरितमानस के अंतिम कांड का नाम क्या है। लंका कांड है, लवकुश कांड है, अरण्य कांड है या उत्तर कांड है। तो रामचरितमानस के अंतिम कांड का नाम क्या है? उत्तर कांड है। यह भी पूछा जाता है कि इसमें पहला कांड कौन सा है। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। 7 कांडों का नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने के लिए भी दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, पहला क्या है? बालकांड। पहला क्या है? बालकांड। दूसरा क्या है? अयोध्या कांड। तीसरा है अरण्य कांड। चौथा है स्किंदा कांड। पांचवा है सुंदर कांड। छठवां है लंका कांड। सातवां है उत्तर कांड। सातवां क्या है? उत्तर कांड। इस तरह से आपको क्रमबद्ध रूप से भी याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हर एक परीक्षा में कोई न कोई प्रश्न बनता है। अब प्रश्न नंबर 73 बताइए, ब्रजभाषा का विकास हुआ। आपको बताना है कि ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है। नागरिक अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, अवहट से या मागधी अपभ्रंश से। बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा। तो ब्रजभाषा का जो विकास हुआ है वह सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। जब तक मैं ऑप्शन को पढ़ रहा हूं तब तक आप लोग सही उत्तर का चुनाव कर लीजिएगा। बताइए कि निम्नलिखित में एक हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। भगवती चरण वर्मा जी हैं, यशपाल जी हैं, वृंदावन लाल वर्मा जी हैं या मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? वृंदावन लाल वर्मा जी ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में माने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 75। आपको बताना है कि धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, यह कथन किसका है? बताइए किसका कथन है? कथाकार जयशंकर प्रसाद का, मुंशी प्रेमचंद्र का, अमरकांत का या भगवती चरण वर्मा जी का। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, यह कथन मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। किसका कथन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी का कथन है। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 76। आपको बताना है प्रश्न नंबर 76। बताइए जैनेन्द्र हैं। जैनेन्द्र किस प्रकार के कवि माने जाते हैं?
सामाजिक उपन्यासकार के कवि हैं, ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, या मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, या आदर्शवादी उपन्यासकार हैं। बताइए कि जैनेन्द्र किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं। तो जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। कैसे उपन्यासकार हैं? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ईलाचंद्र जोशी कौन है? ईलाचंद्र जोशी। ईलाचंद्र जोशी, ठीक है, ईलाचंद्र जोशी जी। इसके बाद जैनेन्द्र कौन? जैनेन्द्र के बाद आपका अज्ञे कौन माने जाते हैं? अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। और उसके बाद डॉक्टर देवराज कौन माने जाते हैं? डॉक्टर देवराज भी। ये चारों हिंदी के मनोविश्लेषणवादी कवि माने जाते हैं। इन चारों को आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसको सही मिलान करने के लिए पूछ दिया जाता है या पूछा जाता है कि इनमें से कौन से मनोविश्लेषणवादी कवि नहीं हैं। तो आपको याद रखना है ईलाचंद्र जोशी जी हैं, जैनेन्द्र हैं, डॉक्टर देवराज हैं और अज्ञे जी। ये चारों हिंदी के मनोविश्लेषणवादी कवि माने जाते हैं। अब अगला देखिए प्रश्न नंबर 77। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से एक निबंध लेखक नहीं है। बताइए कि इसमें से कौन एक निबंध लेखक नहीं है। नंद दुलारे वाजपेयी जी नहीं हैं, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी नहीं हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं हैं, या बाल मुकुंद गुप्त जी नहीं हैं। बताइए इनमें से कौन एक निबंध लेखक नहीं हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? नंद दुलारे वाजपेयी जी निबंध लेखक हैं, आचार्य हजारी प्रसाद भी निबंध लेखक हैं, बाल मुकुंद गुप्त जी भी निबंध लेखक हैं, लेकिन कौन से नहीं हैं? तो द्वारिका प्रसाद मिश्र जी निबंध लेखक नहीं हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 78। आपको बताना है प्रश्न नंबर 78। इसका सही जवाब क्या होगा? हिंदी साहित्यकारों में राजा द्वय के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसे कौन से दो कवि हैं जो राजा द्वय के नाम से जाने जाते हैं? राजा राधिका रमण सिंह, रघुवीर सिंह, राजा रघुराज सिंह, जगमोहन सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, विश्वनाथ प्रसाद, सितारे हिंद, या प्रयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आपका सही जवाब क्या होगा? तो राजा द्वय के नाम से हिंदी साहित्यकारों में राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद, सितारे हिंद को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 78। आपको बताना है चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक हैं। चंद्रकांता संतति की इसकी विधा क्या है? तो यह एक उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? तो आपको बताना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, दुर्गा नारायण खत्री जी हैं, देवकी नंदन खत्री जी हैं, या बाबू द्वारिका नारायण जी हैं। बताइए इसमें चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी देवकी नंदन खत्री जी हो जाएगा। देवकी नंदन खत्री जी हैं। अब ऑप्शन आपका अगला बताइए प्रश्न नंबर 80। हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं। आपको बताना है कि हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकार कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, हरिशंकर परसाई जी हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो श्रेष्ठ व्यंग्यकार के रूप में कौन जाते हैं? सभी लोगों को पता होगा कि ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी एक श्रेष्ठ व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न नंबर 81 में आपको बताना है रसों के संचारी भावों की संख्या है। रसों के संचारी भावों की संख्या क्या है? तो 33। कितनी है? 33 यानी 33। रसों के संचारी भावों की संख्या 33 है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है
34वां संचारी भावों की संख्या किसने माना है? तो 34वां संचारी भावों की संख्या कितने माना है? देव ने माना है। प्रश्न नंबर 82 बताइए, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आपको बताना है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? आचार्य क्षेमेंद्र हैं, आचार्य कुंतक हैं, अभिनव गुप्त जी हैं या धनंजय जी हैं? तो बताइए वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आपका सही जवाब होगा वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक को माना जाता है। आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। किस संप्रदाय के? औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 83, कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें से कारक की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है उसे आपको चयन करना है। मोहन ने राधा को लिखा, राधा ने सीता को देखा, उसने एक फल तोड़ा, उमा ने रोटी को खाया। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? मोहन ने पत्र को लिखा, अगर को नहीं रहता तो यह आपका सही जवाब होता। ठीक है, को यहाँ कारक की दृष्टि से अशुद्ध है, तो इसमें बताइए कौन सा सही जवाब होगा? उसने एक फल तोड़ा, यह आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी क्या है? सही जवाब होगा। अगला बताइए, निम्न में से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। आपको बताना इसमें कौन सा अशुद्ध है? शरश्चंद्र, कवियत्री, समश्रु या उपरयुक्त? बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब है? तो शरश्चंद्र आपका शुद्ध लिखा गया, समश्रु भी शुद्ध लिखा गया, उपरयुक्त भी शुद्ध लिखा गया, लेकिन कौन सा अशुद्ध है? कवियत्री अशुद्ध है, इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 85, आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में एक उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, उसे चिन्हित कीजिए। इसमें किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? संघर्ष में नहीं हुआ है, पराधीन में, उपमा में या निसंदेह में? संघर्ष में हम देखते हैं समधन घर्ष होता है, पराधीन में परधन अधीन होता है और निसंदेह में निधन संदेह होता है। इस तरह से इन सभी में क्या है? उपसर्ग जुड़ा हुआ, लेकिन उपमा में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। 86 बताइए कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? 86 में भी आपको बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपमान में नहीं है, अपगति में नहीं है, अपयश में नहीं है या अपराध में नहीं है? तो यहाँ देखेंगे कि किस में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्दांश के शुरू में यानी प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अपधन मान हो जाएगा, इसमें उपसर्ग है। अपधन गति, इसमें भी उपसर्ग है। अपधन यश, इसमें भी उपसर्ग है, लेकिन अपराध में कोई उपसर्ग नहीं है। इसमें देखिए, इसमें आप लोगों को अप यहाँ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे जब तोड़ेंगे तो अपधन मान, अपधन यश, अपधन गति हो जा रहा है। अब मान का भी अर्थ होता है, यश का भी अर्थ होता है, गति का भी अर्थ होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा? अपधन राध। क्या होगा? अपधन राध। देखिए, अप तो उपसर्ग है, लेकिन राध का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? अप उपसर्ग नहीं होगा। अपराध क्या? एक शब्द है। अपराध में क्या होता है? दोष होता है। तो ये आपका एक शब्द है, न कि आपका क्या इसमें उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही जवाब होगा। इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला बताइए, लोर कहा या लोर कथा किस काव्य का दूसरा नाम है? आपको बताना लोर कहा या लोर कथा किस काव्य का दूसरा नाम है। तो बताइए किसका नाम है दूसरा? चंदायन का, हंसावली का, मृगावती का या खरावट का? तो इसमें लोर कहा या लोर कथा किसका दूसरा नाम है? बताइए किसका दूसरा नाम है? चंदायन का दूसरा नाम लोर, चंदायन का दूसरा नाम लोर कहा या लोर कथा है। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। और आपसे पूछा जाता है कि चंदायन के रचनाकार कौन है? तो मुल्ला दाऊद जी चंदायन के रचनाकार माने जाते हैं। इसका रचनाकाल 1379 है। हंसावली के रचनाकार असाहित हैं, इसके रचनाकार असाहित हैं, इसका रचनाकार 1370 माना जाता है। मृगावती के रचनाकार कुतुबन हैं और अखरावट के रचनाकार कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, जिन्होंने पद्मावत की भी रचना किए हैं।
अगला बताइए प्रश्न नंबर 88, हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है। आपको बताना है कि हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है। राधा वल्लभ संप्रदाय है, सखी संप्रदाय है, गौड़ी संप्रदाय है या चैतन्य संप्रदाय है। हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? सखी संप्रदाय। क्या है? सखी संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक कौन है? तो हरिदास निरंजनी जी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बताइए, कमेंट कीजिए कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक। तो आप ध्यान रखेंगे हित हरिवंश दास जी हैं। कौन है? हित हरिवंश दास जी हैं। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक भी पूछा जाता है, तो गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु जी हैं। और एक प्रश्न और पूछता है कि गौड़ी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है। तो गौड़ी संप्रदाय का दूसरा नाम चैतन्य संप्रदाय है। कौन सा है? चैतन्य संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु जी हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। संप्रदाय से कोई न कोई प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 89, चर्यापदों की रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि चर्यापदों के रचनाकार कौन हैं। नाथ हैं, तांत्रिक हैं, बौद्ध सिद्ध हैं या संत कवि हैं। तो चर्यापदों के रचनाकार कौन हैं? तो बौद्ध सिद्ध हैं। कौन है? बौद्ध सिद्ध हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वज्रयान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वज्रयान भी कहते हैं। इसे भी आपको याद करना। वज्रयानी किसको कहा जाता है? बौद्ध धर्म को मानने वाले को वज्रयानी भी कहा जाता है, जिसके ने चर्यापदों की रचना किया है। आपसे पूछा जाता है चर्यापद किसकी रचना है। तो चर्यापद शबरपा की रचना है। किसकी रचना है? शबरपा की रचना है। अब अगला बताइए प्रश्न नंबर 90, आपको बताना है कि उत्तर प्रियदर्शी किसकी विधा की रचना है। बताइए कि उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है। उपन्यास है, ललित निबंध है या कहानी है या नाटक है। तो उत्तर प्रियदर्शी बताइए इसकी विधा क्या है। इसकी विधा क्या है? नाटक है। क्या है? उत्तर प्रियदर्शी की विधा नाटक है। और इसके लेखक कौन है? तो उत्तर प्रियदर्शी के लेखक अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी इस नाटक के लेखक माने जाते हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 91, मैं रूप हूँ दबी हुई दूब का। मैं रूप हूँ दबी हुई दूब का, यह पक्त किसकी है। आपको बताना कि यह पक्त किसका है। नागार्जुन का है, निराला का है, त्रिलोचन का है, मुक्तिबोध का है। तो यह पक्ति जो है मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का, नागार्जुन का पक्ति है। किसका पक्ति है? नागार्जुन का पक्ति है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 92, इश्क लता के रचनाकार हैं। आपको बताना कही है कि इश्क लता के रचनाकार कौन है। बोधा हैं, आलम हैं, ठाकुर हैं या घनानंद जी हैं। तो इश्क लता के रचनाकार कौन है? इश्क की लताएं घनी होती है, घनी से घनानंद जी हैं। कौन है? घनानंद जी हैं। एक रचना और पूछा जाता है आपको, तो इश्क नामा। क्या है? इश्क नामा। तो बताइए कि इश्क नामा के लेखक कौन है। इश्क नामा के लेखक कौन है? बोधा हैं। कौन है? बोधा हैं। इन दोनों रचनाओं में बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है, इसे आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। इश्क लता, घनानंद, इश्क नामा, बोधा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 93, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। आपसे बताना है कि इसमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। ब्रजभाषा नहीं है, भोजपुरी नहीं है, मैथिली नहीं है, मगही नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तो ब्रजभाषा आपका पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। किस हिंदी की है? तो पश्चिमी हिंदी की। किस हिंदी की? पश्चिमी हिंदी की बोली है। भोजपुरी, मगही और मैथिली यह किस की बोली है? तो बिहारी हिंदी की बोली है। किस हिंदी की? बिहारी हिंदी की बोली मानी जाती हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 94, बुंदेली किस बोली की उपबोली है। बताइए कि बुंदेली किस बोली की उपबोली है। कन्नौजी की, ब्रजभाषा की, अवधी की, अंतर्वेदी की। तो बुंदेली अवधी बोली की उपबोली है। किस बोली की? अवधी बोली की अवधी बोली की उपबोली है। बुंदेली अवधी बोली की उपबोली है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 95,
बताइए प्रश्न नंबर 95, माटी की मूर्तें के रचनाकार हैं। बताइए कि माटी की मूर्तें के रचनाकार कौन हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। महादेवी वर्मा जी हैं, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं या निराला जी हैं। माटी की मूर्त के रचनाकार कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी माटी की मूर्त के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। 96 बताइए, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम था? तो किसका उपनाम था? पंत जी का, रामकुमार वर्मा का, प्रसाद का या निराला जी का। तो कलाधर उपनाम से जाने जाते थे कौन? जयशंकर प्रसाद जी। आपका सही जवाब सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 बताइए, इनमें कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित नहीं है। वापसी नहीं है, सिक्का बदल गया नहीं है, मलबे का मालिक नहीं है या लेटर बॉक्स नहीं है। बताइए इसमें से कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित नहीं है। तो सिक्का बदल गया या भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित कहानी है, मलबे का मालिक भी विभाजन पर आधारित है, लेटर बॉक्स भी विभाजन पर आधारित है, लेकिन वापसी क्या है? यह विभाजन पर आधारित कहानी नहीं है। आपको पता होना चाहिए वापसी किसकी कहानी है। तो वापसी उषा प्रियमदा की कहानी है। सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोबती जी का है। मलबे का मालिक मोहन राकेश का है। किसका है? मोहन राकेश का है। लेटर बॉक्स अज्ञेय जी का है। किसका है? अज्ञेय जी का कहानी है। इसके लेखक भी आपको पता होना चाहिए। 98 देखिए, साहित्य अकादमी की हिंदी पत्रिका का नाम है। आपको बताना है कि साहित्य अकादमी हिंदी पत्रिका का क्या नाम है। हिंदुस्तानी है, आत्म भारती है, अंतर भारती है या समकालीन भारतीय साहित्य है या वर्तमान साहित्य है। बताइए इसमें से सही जवाब कौन सा होगा। तो समकालीन भारतीय साहित्य को साहित्य अकादमी हिंदी पत्रिका के नाम से जाना जाता है। इस तरह से ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला बताइए, रसों की संख्या 8 किसने मानी है। रसों की संख्या 8 किसने माना है? भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, मम्मट ने या आनंद वर्धन ने। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। रसों की संख्या 8 मानने वाले कवि भरत मुनि हैं। कौन है? भरत मुनि हैं। उसके बाद के आचार्यों ने रसों की संख्या कितने माना? 9 माना है। आधुनिक आचार्यों के द्वारा रसों की संख्या कितना माना जाता है? 11 माना जाता है। इसे आपको ध्यान में रखना। 8 भरत मुनि ने माना, उसके बाद के आचार्यों ने 9 माना और आधुनिक युग के आचार्यों ने रसों की संख्या कितने मानते हैं? 11 मानते हैं। चलिए बताइए प्रश्न नंबर 10, एक कोठेवालिया के लेखक हैं। आपको बताना है कि एक कोठेवालिया के लेखक कौन हैं। बताइए इसमें एक कोठेवालिया के लेखक कौन हैं? उग्र जी हैं, निराला जी हैं, अमृतलाल नागर जी हैं, चतुर्सेन शास्त्री जी हैं। एक कोठेवालिया के लेखक अमृतलाल नागर हैं। कौन हैं? अमृतलाल नागर जी हैं। इस तरह से आज 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आपको बताना है कि 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। इसी तरह से आप रोजाना प्रैक्टिस सेट को लगाते रहिए, अपने आकलन को जानते रहिए और अपनी अच्छी तैयारी बनाए रखिए, जिससे आपको जब भी परीक्षा का नोटिफिकेशन आए तो आप उसमें क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं। हमें यह नहीं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो हम अपनी पढ़ाई को बंद कर दें। हमें अपने अध्ययन को बंद नहीं करना है, बल्कि अभ्यास को निरंतर बनाए रखना है। क्योंकि कहा गया है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सील पर पड़त निशान। इसलिए हमें अपने अभ्यास को नहीं रोकना, निरंतर अपने अभ्यास को जारी रखना। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।